क्लास 11th बायोलॉजी में आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के विषय में। पूरा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, और डीएनए का जो चेन है वो किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल के घटक, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल के घटक। पिछली क्लास में मैंने शार्ट में आपको बता दिया था कि न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य 3 घटक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के कितने घटक होते हैं? मुख्य 3, शुगर, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा होता है फास्फेट ग्रुप। तो अगर हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल के घटक की, तो आपको न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य 3 घटक की बात होगी। न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य 3 घटक हैं, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, तीसरा है फास्फेट ग्रुप। तो शुगर में भी 2 तरह के शुगर हैं। एक होता है आपका राइबोज शुगर, दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरा है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो होता है वो आरएनए में होता है, और ये जो राइबोज शुगर है उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यह पेंटोज शर्करा होता है। यह एक पेंटोज शर्करा होता है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये पेंटोज शर्करा होता है। यहाँ पर आपका HOH, HH, CH2H, यहाँ CH3 होगा, जब श्रृंखला से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा। ये हो गया है आपका राइबोज शुगर में। और डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात कही जाए तो डीऑक्सी राइबोज शुगर में ये जो H है यहाँ पर H ये नहीं रहेगा। यानी राइबोज शुगर जो पेंटोज शर्करा का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ दिया गया है, पेंटोज शर्करा यह है, यानी 5 कार्बन की श्रृंखला है। ये 5 कार्बन का श्रृंखला है जिसको हम लोग पेंटोज शर्करा कहते हैं। और राइबोज शुगर जो होता है वो आरएनए में होता है, और नाम से भी आपको मालूम हो रहा है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है, और इस नाम से राइबोज शुगर की बात हो रही है। तो आरएनए जो है राइबोज शुगर की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका मतलब ऐसा शर्करा है जो राइबोज शर्करा है। यानी आरएनए में राइबोज शर्करा होता है, नाम से मालूम हो रहा है। तो ये हो गया है आपका राइबोज शर्करा। ठीक, इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा की बात करेंगे। तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा में जो शर्करा होगा वह कौन होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और डीऑक्सी जो राइबोज शुगर होगा उसके स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया, यहाँ OH था। जब डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा तो यहाँ पर दोनों तरफ HH हो जाएगा। यानी एक तरफ आरएनए में जो राइबोज शुगर है उसका स्ट्रक्चर पेंटोज शर्करा है, और यह पेंटोज जो शर्करा है वो राइबोज, इसमें भी वो पेंटोज ही शर्करा है। लेकिन यहाँ पर इसके एक कार्बन में जो H और दोनों तरफ HH रहेगा, और जबकि आरएनए में एक तरफ H और एक तरफ OH रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये तो शुगर की बात हो गई। उसके बाद शुगर यानी क्लियर हो गया स्ट्रक्चर से भी। शुगर 2 तरीके से, एक राइबोज शुगर और दूसरा क्या हो गया?
डीऑक्सीराइबोस शुगर, यानी शुगर की बात हो गई। आरएनए में राइबोस शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा बेस होता है नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार, यानी नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड में मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। आपका एक है एडेनिन, गुआनिन, और दूसरा जो है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। संकेत से यहां आपको बताया जा रहा है, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब गुआनिन, सी का मतलब साइटोसिन, टी का मतलब थाइमिन और यू का मतलब यूरेसिल। यानी नाइट्रोजनी बेस की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजनी बेस में 2 हैं, एक है प्यूरिन और दूसरा है आपका पिरीमिडीन। यानी अगर हम आपसे वार्तालाप करें कि नाइट्रोजनी क्षार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य प्रकार तो 2 ही हैं। अब ये दोनों प्रकार में फिर अगर बात करें हम तो 5 हो जाएंगे। जैसे अगर हम कहें नाइट्रोजनी बेस कितने हैं तो 2 हैं, एक प्यूरिन दूसरा पिरीमिडीन, एक प्यूरिन दूसरा पिरीमिडीन। अगर हम प्यूरिन की बात करें तो 2 प्रकार के, एडेनिन गुआनिन और ये साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो यहां पर एडेनिन और गुआनिन जो है वो प्यूरिन बेस है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो है वो पिरीमिडीन बेस है। यहां पर कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यहां देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर ये है, एडेनिन का स्ट्रक्चर, इसमें एमीन फंक्शनल ग्रुप है एडेनिन में, और इसके बाद यहां पर स्ट्रक्चर एडेनिन का है। यह कौन सा बेस है? प्यूरिन है, ये प्यूरिन है। इसके बाद गुआनिन की बात करें तो गुआनिन का स्ट्रक्चर यहां पर है आपके सामने, गुआनिन का स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर है। और गुआनिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर एमीन भी है, उसके बाद कीटोन भी है, तो ये गुआनिन का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद साइटोसिन की बात करें, इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको, इसमें डबल हेलिक्स, 2 ये क्या कहते हैं, 2 श्रृंखला है, 2 रिंग है, नाइट्रोजन की ही बन रही है। बीच बीच में ये बीसमांगी श्रृंखला है, सॉरी जिसको कहते हैं कार्बन की ऐसी समचक्री श्रृंखला 2 होती है, एक समचक्री एक विषमचक्री। तो इसके चक्र में अगर कार्बन ही होते हैं, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में यदि समान परमाणु होते हैं तो उसको समचक्री कहते हैं, अगर असमान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विषमचक्री। तो एडेनिन गुआनिन की अगर हम बात करें, गुआनिन की अगर बात करें तो यह विषमचक्री श्रृंखला है। क्यों विषमचक्री है? आपको मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ऐसी कार्बन की श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु ही होता है, बीच में कोई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है, और नाइट्रोजन के होने के नाते यह श्रृंखला जो हो जाएगी वह विषमचक्री हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एडेनिन और गुआनिन। और उसके बाद जो पिरीमिडीन बेस की बात हो रही है, पिरीमिडीन की बेस की बात हो रही है, पिरीमिडीन बेस में आपका साइटोसिन, थाइमिन और एक है यूरेसिल। तो इन तीनों की बात अगर हम करें तो इन तीनों में साइटोसिन हो, चाहे थाइमिन हो, चाहे यूरेसिल हो, तीनों की संरचना में एक ही आपका साइकिल बनेगी। यहाँ पर एमीन कीटोन फंक्शनल ग्रुप साइटोसिन में, इसी तरीके से कीटोन यहाँ पर कीटोन, और यहाँ पर एक कीटोन, यहाँ पर डबल कीटोन है, ये तो डेरिवेटिव्स है, मेथिल डेरिवेटिव्स है, इसमें थाइमिन है, थाइमिन और यूरेसिल, इसी तरह संरचना बनेगी। तो हम अगर पिरीमिडीन की बात करें तो पिरीमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तीसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तीसरे फंक्शनल ग्रुप की हम लोग अगर बात करें तो तीसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो फास्फेट है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप फास्फेट है, पी डबल बॉन्ड ओ, PO4 3 माइनस होता है, तो PO4 3 माइनस में 3 माइनस हटा दीजिए आप, 3 माइनस यहाँ पर लगाएंगे तो फार्मूला बनेगा PO4 3 माइनस। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी होने के नाते, सॉरी ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर पूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर माइनस चार्ज लगा है, फास्फेट समूह बनाता है PO4 का। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था
कि शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड। और यानी दो कंपोनेंट अगर डीएनए के मिलते हैं या आरएनए के मिलते हैं, यानी कुल मिला के हम ना तो डीएनए ना तो आरएनए अगर कहना चाह रहे हैं, तो हमारी वार्ता हम आपसे बात कर लेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल के घटक की बात करें तो दो न्यूक्लिक एसिड जो है शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस तो न्यूक्लियोसाइड होता है। और यही अगर तीन घटक की बात करें शुगर, नाइट्रोजनी बेस और प्लस फास्फेट ग्रुप, तो ये बना लेता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो आपका क्वेश्चन अगर बनाना है तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा हु इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डीएनए। तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। और न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो न्यूक्लियोसाइड से बनता है, और न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब कि डीएनए का जो घटक है शुगर, नाइट्रोजनी बेस जो होता है न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और तीनों को अगर मिला देंगे शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस प्लस फास्फेट ग्रुप तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड का हम लोग पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, पॉलीमेराइजेशन कराएंगे तो यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही जो होती है वो डीएनए या आरएनए होता है। यानी कुल मिला के चाहे आप डीएनए कहिए चाहे आरएनए कहिए, इट इज द न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए आरएनए होता है, इसकी अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, ये न्यूक्लिक एसिड है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चाहे आरएनए का हो चाहे डीएनए का हो न्यूक्लियोटाइड होती है। अब यहाँ पर ये बनता है, बॉन्डिंग कैसे होती है? मैंने कहा कि कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, वन इज शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजनी बेस एंड थर्ड इज फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट ग्रुप जो होता है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फास्फेट ग्रुप है। और ये फास्फेट ग्रुप ये पेंटोज शुगर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बॉन्डिंग देख रहे हैं आप, फास्फेट ग्रुप से यहाँ शुगर जो है, शुगर यहाँ पर देख रहे हैं शुगर पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर फास्फेट ग्रुप से बॉन्डिंग किया है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में एडेनिन, ये नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी बेस। ये सिंगल स्ट्रैंड की बात हो रही है, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड की बात हो रही है। ये डीएनए चाहे आरएनए, बीच बीच में फास्फेट ग्रुप जो होता है, फास्फेट ग्रुप शुगर पेंटोज शर्करा से जुड़ा रहेगा। और ये जो पेंटोज शर्करा होगा वो फास्फेट्स ग्रुप से जुड़ा रहेगा। फिर यहाँ पर फास्फेट ग्रुप से फिर पेंटोज शर्करा आएगा, पेंटोज शर्करा के बाद फिर आपका एक नाइट्रोजनी क्षार जुड़ेगा, यहाँ पर पेंटोज शर्करा होगा, फिर फास्फेट ग्रुप आएगा, फिर आपका थाइमिन जुड़ जाएगा। यानी इस तरह से एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी, एन अणुओं की एक श्रृंखला बनेगी। और यही एन अणु की जो श्रृंखला बनेगी वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही डीएनए या आरएनए होता है। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस कंपोनेंट से लेकर पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को इसमें बताया गया। बाकी की बात अगले क्लास में होगी। ओके, थैंक्स।